सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली जयपुर की बेटी अवनी आज फिर से मेडल के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में टोक्यो में अवनी 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में खेलेंगी, जहां वह दुनिया भर की महिला शूटर्स के साथ मुकाबला करेंगी। अवनी के मैच से पहले जयपुर में उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया और अवनी के भाई अर्नव ने बताया कि 10 मीटर के साथ अवनी की 50 मीटर में काफ़ी अच्छी तैयारी है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि अवनी फिर से मेडल जीतेगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबित मांगों को लेकर के 10 सितंबर को प्रदेश भर के बेरोजगार विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से लिखित समझौता हुआ था, जिसमें सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया। जयपुर में इंटरनेशनल लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी ने 3 दिन पहले हनी ट्रैप का मामला अशोकनगर थाने में दर्ज कराया। रिटोन में लॉन्ग टेनिस प्लेयर सहित 4 युवती व एक पत्रकार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठने का आरोप है। इंटरनेशनल प्लेयर अब दिल्ली एयरफोर्स में है और खास बात तो यह है कि लॉन्ग टेनिस की खिलाड़ी ने भी 1 महीने पहले इंटरनेशनल लॉन्ग टेनिस प्लेयर के खिलाफ स्पोर्ट्स कोर्ट से नौकरी दिलाने व शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। 26 सितंबर को होने जा रहे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। एग्ज़ाम डेट कई बार आगे खिसकने के बाद एक बार फिर कुछ लोग इसे आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीट की तैयारी में दिन रात एक करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा 26 सितंबर को ही हो। वहीं जयपुर के मानसरोवर, त्रिवेणी नगर और महेश नगर के अंतर्गत जहां अभ्यर्थियों से बातचीत की गई तो उनकी संघर्ष की कहानियां भी सामने आई। जोधपुर में पेट्रोल के पानी में बदल जाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच सामने आने की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोड़े से पानी से संपर्क में आते ही अपना संरचना बदल लेता है और पेट्रोल में मिला एथेनॉल पानी बन जाता है। वहीं भारत में एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री तो शुरू कर दी गई, लेकिन गाड़ियों के इंजन इसके लिए तैयार नहीं है। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान की अवनी लेखना ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया है। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड भी जीता था, तो किसी ओलंपिक या पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। अवनी के अलावा आज प्रवीण कुमार ने भी देश के लिए मेडल जीता। नमस्कार, स्वागत है कल न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी टोक्यो पैरालंपिक चल रहा है और इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर की बेटी अवनी लेखना ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी को लेकर के एक बार फिर से अब एक और मेडल की कामनाएं की जा रही हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आज गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखना फिर से मैदान में उतरेंगी मेडल जीतने के लिए। अवनी आज 50 मीटर एयर राइफल में खेलती हुई नजर आएंगी। तो वहीं अवनी के भाई ने आज राजधानी जयपुर के अंदर बताया कि 10 मीटर के अलावा 50 मीटर के अंदर भी अवनी की अच्छी पकड़ बनी हुई थी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अवनी यह भी जीतती हुई नजर आएगी और यहाँ पर भी एक ना एक मेडल जरूर लेती हुई देश के लिए नजर आएगी। लेकिन अभी तो देखने वाली बात है कि आखिरकार अवनी लेखना, जिनसे कई जनता ने उम्मीदें लगा रखी हैं, आखिरकार वह उम्मीदों पर खरी उतरेंगी या नहीं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं, जयपुर के अंदर इंटरनेशनल लॉन टेनिस खिलाड़ी जो 3 दिन पहले हनी ट्रैप का मामला अशोकनगर थाने के अंतर्गत दर्ज कराया गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि लॉन टेनिस प्लेयर के सहित 4 युवती व एक पत्रकार के खिलाफ में ब्लैकमेलिंग करके रुपए हड़पने का मामला सामने आया है
और यह बहुत बड़ा मामला है राजधानी जयपुर का, जिसके अंतर्गत अभी इंटरनेशनल लॉन टेनिस प्लेयर इसके अंतर्गत फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठने का मामला तो सामने आया ही है और आरोप भी लगाया गया है, लेकिन वहीं स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी देने का और साथ ही साथ शादी करने का भी झांसा दिया गया और उसी के आधार पर उस युवती के साथ में दुष्कर्म भी किया गया है। और यह दुष्कर्म एक बार नहीं बार बार किया गया है। यह दुष्कर्म मनाली के अंदर, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर और कई जगह पर किया गया है और उसका फोटो और वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी गई। इसी के कारण इस दुष्कर्म को किया गया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि जोधपुर के अंदर अभी पेट्रोल के अंतर्गत एथेनॉल मिलने का मामला सामने आ रहा है, जिसके अंदर अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो वह मिश्रित होकर के पेट्रोल जैसा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही वह पानी के संपर्क में आ जाएगा वह पानी बन जाएगा और इससे गाड़ी को काफी हद तक नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे आपकी मोटर खराब हो सकती है और मोटर के साथ साथ आपका इंजन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन वहीं जोधपुर के अंदर ऐसा मामला सामने आया है और इस मामले के अंतर्गत अब सीधा सीधा गाड़ियों को नुकसान पहुंचना भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए अब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार कहां कहां पर पेट्रोल के अंतर्गत एथेनॉल मिलाया जा रहा है, इस पर पूरा अभियान चला करके देखा जाएगा और इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आप सभी को राजस्थान के अंदर कोरोना के मामलों से अपडेट करा देता हूं, जिसके अंतर्गत अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर तो 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 4 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्टिव केसों की तो राजस्थान के अंदर अभी भी 84 एक्टिव मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी इस कोरोना के मामलों को खत्म करने के लिए सरकार की गाइडलाइन का जरूर पालन करें, जिससे इन 84 मामलों को भी जल्द से जल्द नेगेटिव किया जा सके। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर विधानसभा लालसोट क्षेत्र में हो रहे पंचायत राज चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है। भाजपा एवं कांग्रेस की नुक्कड़ सभाओं का 5 बजे हुआ शोरगुल बंद, तो वहीं कांग्रेसियों भाजपा नेताओं ने जम करके लगाए हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। कांग्रेसी एवं भाजपा प्रत्याशी अब घर घर कर सकेंगे जनसंपर्क। तो वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, भाजपा की ओर से विधानसभा लालसोट क्षेत्र के स्टार प्रचारक रहे रामविलास डूंगरपुर। वही खबर सालासर से आ रही है, जहां पर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि जब तक सांस चलेगी तब तक सेवा करता रहूंगा। आखिरकार इस सेवा के संदर्भ में की जा रही है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सालासर में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1,57,00,000 रुपए की लागत से नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत 10% अंशदान संबंधित संस्थान एवं 90% अंशदान गोपालन विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। गोपालन मंत्री शुक्रवार को बालाजी गौशाला संस्थान सालासर में आयोजित कार्यक्रम में चूरू जिले के गौशाला संचालकों व गोपालन विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सेवा का भाव हमेशा से है और गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौशाला संचालकों की मांग पर राज्य सरकार के द्वारा छोटे पशु के लिए 16 से 20 रुपए एवं बड़े पशु के लिए 32 से 40 रुपए अनुदान स्वीकृति किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गौशाला अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया कुछ सरल व ऑनलाइन किया गया। साथ ही प्रत्येक गौशाला में 200 गायों की सीमा को घटा करके 100 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदियों के संरक्षण हेतु 1 वर्ष में 9 माह का अनुदान तथा गौशालाओं के लिए 1 वर्ष में 6 माह के अनुदान की जगह 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। गोपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में बीमार पशुओं के उपचार के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है तथा गौशाला विकास योजना अंतर्गत अभियान चला करके गौशाला विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने गौशाला संचालकों को विश्वास भी दिलाया कि राज्य में गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार
उदार मन से कार्य करने हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीमार गौवंश के उपचार के लिए माकूल चिकित्सा व्यवस्था, गौशाला भूमि पर अतिक्रमण हटाने एवं गोचर भूमि विकास के लिए गौशाला संचालकों की सहायता से कारगर कदम उठाए जाएंगे। मौका मिला, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि हमारे प्रदेश में गौवंश का संवर्धन सुव्यवस्थित हो, उनकी रक्षा हो, और इसी क्रम में अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि राजस्थान के हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला हो, उसकी वो योजना अभी हमने लागू कर दी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। उसमें 1,57,00,000 रुपए एक नंदी गौशाला की यूनिट कॉस्ट रखी है। उसमें 10% अंशदान उस संस्था का होगा और 90% अंशदान गौपालन विभाग का होगा। साथ ही उसको चलाने के लिए जो भी अनुदान दिया जाता है गौशालाओं को, वो 6 महीने दिया जाता है। नंदी गौशाला जो निर्माण होगी, जब वो शुरू होगी तो उस पर 6 महीने की जगह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अनुदान 9 महीने देने का प्रोविज़न किया है। इस कोरोना महामारी में जो क्राइसिस है फाइनेंस की, उसके बाद भी। तो मैं आपको ये प्रदेश की जनता, जितने भी हमारे गौशालाओं के जो प्रतिनिधि जो गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गायों के लिए पूरे संवेदनशील हैं। पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो अनुदान शुरू किया था वो भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने किया था, और अभी जब सरकार आई तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमने गौपालन विभाग की तरफ से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में गोरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जयपुर में। उसमें तमाम प्रदेश के लगभग 4-5 हज़ार गौ सेवक प्रतिनिधि पधारे संस्थाओं के। उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने यही भावना रखी थी कि भाई जो आज गौवंश की जो हालात हैं, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्यथित हूँ। आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप हमें मार्गदर्शन दें, सरकार को सुझाव दें, गोपालन विभाग को सुझाव दें कि इनका संवर्धन कैसे अच्छा हो सकता है। उन लोगों ने जो मांग रखी थी, पहले उनकी मांग थी कि साहब महंगाई बढ़ गई, अनुदान बढ़ना चाहिए, तो अनुदान मिलता था बड़े जानवर को, उसको मिलाकर 40 रुपये किया, और उसके बाद में अभी नंदी गौशाला योजना लागू की। बहुत सी गौशालाएं ऐसी है जिनके अनुदान है ना सरकारी, वो बंद है, उनकी दयनीय स्थिति है, वो बंद होने के। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है गौ निधि के जो नियम हैं, उस नियम को जो संस्था फॉरफिल करती है, उन हर गौशालाओं को राजस्थान गोपालन विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। फिर भी आप जो बता रहे हैं, तो आप हमारे व्यक्तिगत आप उन गौशाला वालों को कहते हैं वो मेरे को एप्लीकेशन दें, उसको हम एग्जामिन करा लेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं धौलपुर जिले की, और जहां पर आप सभी को बता दूं कि चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए की लूट करने में कामयाब हो गए। साथ ही साथ फरार होने में भी वह कामयाब रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीमाई रोड पर 2 बदमाश एक दुकानदार को चकमा देकर के हजारों रुपए की चोरी करने में सफल हो गए हैं। दुकानदार के पास रखी पैसों की पेटी की बदमाश उठा करके ले गए, जिसमें करीब 15,000 रुपए व दुकानदारी से जुड़े कागजात व बैंक पासबुक भी थी। दरअसल मामला यूं है कि निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीमाई रोड पर पीड़ित दिनेश गर्ग तेल मिल की दुकान संचालित करता है। पीड़ित ने बताया कि वह दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसकी दुकान पर बाइक सवार 2 युवक आते हैं, जिस पर एक युवक बाइक पर ही बैठा रहता है और दूसरा युवक एक बोतल लेकर के 1 लीटर तेल देने की बात कहता है, जिस पर दुकानदार युवक बोतल को लेकर के अंदर तेल भरने जाता है। इतनी देर में ही युवक बाहर रखी पैसों की तिजोरी को उठा करके वहां से भाग निकले। जब दुकानदार वापस बाहर की तरफ आया तो देखा दोनों ही युवक वहां से गायब थे, वह उसकी तिजोरी वहां से गायब थी। इस पर दुकानदार ने शोर मचाया और उनको भागते देख उनके पीछे भाग करके पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु दोनों युवक बाइक पर बैठ करके चंपत हो गए और दुकानदार ने यह घटना अपने पड़ोसी दुकानदारों को बताई। उसके बाद घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी, जिस पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जांच पड़ताल कर क्षेत्र में बदमाशों के पकड़ने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया गया, परंतु पुलिस को उसमें कोई सफलता हाथ नहीं हुई है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी तिजोरी करीब 15,000 की नकदी व उधारी बही खाता व बैंक की पासबुक रखे हुए थे। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कि शीघ्र बदमाश को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने का प्रयास अभी किया जा रहा। 7:20 की बात है जी। 2 लोग आए, 2 मतलब 20 से 22 साल की उम्र है उनकी दोनों की।
एक उतर के आया है इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में से बोतल लेके आया है। उन्होंने तेल का भाव पूछा है, तो उन्होंने कि कितना लोगे का 1 किलो ला दो। मैं लेके चला हूँ पीछे मुड़ के तेल लेने के लिए, लौट के आया हूँ तो मुझे पेटी मिली नहीं है, मुझे बोतल आपकी हाथ में जाएगी, तोल भी नहीं पाया हूँ। फिर मैंने देख लिए जाते हुए तो अल्लाह मचाया, अल्लाह से क्या हो रहा है मोटरसाइकिल से मैं तो भागते हुए दिख गया हूँ। पीछा भी किया है उनका, मिले नहीं। वहीं आप सभी को बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक बार फिर से गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत एमकॉम बीएडीएम के लिफाफे के अंतर्गत उर्दू का पेपर मिला है। आखिरकार ये पेपर उसके अंतर्गत कैसे पहुंचा, इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पेपरों की अदला बदली हो रही है और आखिरकार कैसे ये घपला देखने को मिल रहा है राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लगातार तीसरे दिन भी गड़बड़ी मिली है। झुंझुनू के राधेश्याम आर मोरारका कॉलेज में गुरुवार को सुबह 7 बजे की पारी के एग्जाम में एमकॉम बीएडीएम के लिफाफे में एमए उर्दू का पेपर निकला है। हालांकि शिक्षकों की सतर्कता से लगातार दूसरे दिन एमए का पेपर आउट होने से बच गया। हर पेपर 2 लिफाफे में आते हैं। कॉलेज प्रशासन ने जब तक लिफाफा खोला तो दूसरे खाकी रंग के लिफाफे पर एमए उर्दू लिखा था। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी तो पास के ही जेबी शाह कॉलेज से 6 पेपर मंगवा करके 10 मिनट की देरी से एग्जाम शुरू करवाए। एमएससी फाइनल जुजाजी के 6ठे पेपर में 10 की जगह सिर्फ 3 सवाल पूछे गए, जिससे स्टूडेंट्स परेशान हुए। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक संदीप शर्मा ने बताया कि परीक्षा से ठीक पहले जब अकाउंट रजिस्टर से मिलाकर के एमकॉम बीएम स्टॉक एक्सचेंज कोड 5142 पेपर के लिफाफा खोला तो उसमें लिफाफे के अंदर एक खाकी रंग का लिफाफा निकला। इस पर एमए उर्दू का हिस्ट्री उर्दू कोड 6227 लिखा हुआ था। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रण को दी और लिफाफे को सुरक्षित रख दिया गया। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बांदीकुई में जिला स्तरीय एथलेटिक्स संघ दौसा के द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांदीकुई संत फ्रांसीसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुक्रवार को जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से एथलेटिक्स ट्रायल प्रतियोगिता प्रायोजित हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि उप पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, डॉक्टर सुनील कुमार कट्टा व सिस्टर नीलिमा रहे हैं। ट्रायल प्रतियोगिता में एथलेटिक की विभिन्न इवेंट्स करवाई गई, जिसमें जिले के 175 खिलाड़ियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1500 मीटर, 10 किलोमीटर की क्रॉस एंट्री, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद सहित अन्य इवेंट हुए हैं। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार कट्टा रहे। विजेता को मेडल बनाकर के सम्मानित भी किया। उप विजेता को संत फ्रांसिस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर नीलिमा ने सिल्वर मेडल पहना करके सम्मानित किया। तो इसी मौके पर राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष महेश सैनी, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष ईशांत व सचिव नरेंद्र सैनी सहित प्रतियोगिता के सफल निर्णायक शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने जन समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ जन समस्याएं सुनने के बाद में पौधा रोपण भी उन्होंने किया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं और गांव में लोगों की समस्याएं सुनकर के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। विधायक सुरेश टांक ने छोटा लांबा और गांव में पौधारोपण किया और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार होता है तथा पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने बच्चों की तरह उन पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। गरीब महिला की सहायता से कदम भी बढ़ाया गया है। छोटा लांबा गांव में सभी मकान पक्के थे और एक गरीब विधवा महिला का मकान कच्चा था, जिस पर गरीब विधवा महिला ने विधायक के सामने आकर के मकान बनाने की मांग की। तो विधायक सुरेश टांक ने छोटा लांबा गांव में एक गरीब विधवा महिला के पक्का मकान नहीं होने पर 21,000 की सहायता राशि प्रदान करते हुए जन सहयोग से विधवा महिला के पक्का मकान बनवाने की पहल शुरू की और राशि एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। विधायक सुरेश टांक ने झिरोता, सरवर, गुजरवाड़ा, बोराड़ा, डबरेला,
कोटड़ी आदि गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान छोटा लांबा सरपंच कानाराम मेघवंशी, मंडावरिया सरपंच राजबाला चेतन सकलोजा सहित पूर्व सरपंच प्रधान रवि रश्मि पारेख सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन 6 सितंबर को मनाया जा रहा है और इसी बीच इनको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से दौसा जिले के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर विधायक जीआर खटाना और गीता खटाना दोनों ही तैयारियों के अंदर जुट गए और लगभग 5000 पौधे लगाने की बात उनके जन्मदिन के अवसर पर चल रही है। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांदीकुई में 6 सितंबर सोमवार को विधायक जीआर खटाना एवं पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना के नेतृत्व में 5000 पेड़ लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक जीआर खटाना ने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी व कार्यकर्ता सफल आयोजन के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसा ही पहली बार होगा जब किसी नेता के जन्मदिन पर एक साथ 5000 वृक्षारोपण किए जाएंगे। वहीं आप सभी को बता दूं कि जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसके अंतर्गत वह ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। ट्रेन के अंदर सफर करने के दौरान उन्होंने केवल अंडरवेयर और बनियान पहन करके लॉबी के अंदर घूमते हुए नजर आए और लोगों ने जब उन्हें टोका और कहा कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, तो उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और इसी को लेकर के वहां पर हंगामा देखने को मिला है चलती ट्रेन के अंतर्गत। आखिरकार देखिए पहले फुटेज की, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ पहन रखा था और क्या कुछ हंगामा इसके अंतर्गत होता हुआ नजर आया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। वे गुरुवार की रात पटना से नई दिल्ली जा रही 02309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। इसी दौरान वे ट्रेन में सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में टहलते हुए नजर आए हैं। यात्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई तो उनसे गाली गलौज भी करने लगे। विधायक ने चलती ट्रेन में खूब हंगामा किया। यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन में एस्कॉर्ट्स कर रही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद विधायक अपने A1 कोच के कूपे में चले गए। टॉयलेट से लौटे तो कपड़े उतरे हुए थे। विधायक गोपाल मंडल और उनके साथी सीट नंबर 13, 14 और 15 पर सफर कर रहे थे। वे टॉयलेट से लौटे तो सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में थे। इस पर 22-23 नंबर सीट पर बैठे यात्री प्रहलाद पासवान ने आपत्ति जताई। पासवान अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, ऐसे आपको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर विधायक ने गलती मानने की बजाय बहस शुरू कर दी। राजधानी जयपुर के अंदर मनचले जो लगातार स्कूल, कॉलेज और कई मॉल्स वगैरह के आगे हॉर्न बजाते हैं और हॉर्न बजा करके लोगों को परेशान करते हैं, इन्हीं को लेकर के अब जयपुर की पुलिस सतर्क होती हुई नजर आ रही है और ट्रैफिक पुलिस जयपुर के अंदर नो हॉकिंग जोन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत बिना मतलब के हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को 3 चरणों में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले तो समझाइश देकर के छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी बार भी अगर वह पाया गया तो उसे 1 घंटे की मूवी भी दिखाई जाएगी यातायात के अंतर्गत और आधे घंटे तक उसे रोका भी जाएगा। और इसके अंतर्गत साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 1000 रुपए तक के जुर्माने की बात भी सामने आती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार देखिए कि आखिरकार किन किन बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस शहर में नो हॉकिंग जोन की तैयारी में है। स्कूल, मॉल, अस्पताल और चिन्हित जगहों पर हॉर्न बजाने वाले लोगों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कार्रवाई भी होगी। पुलिस 3 चरणों में कार्रवाई करेगी। पहली बार हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर जिम्मेदार को समझाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े गए तो मौके पर ही आधा घंटा खड़ा रखा जाएगा और तीसरी बार हॉर्न बजाते पकड़े गए तो यादगार में 1 घंटे की ट्रैफिक नियमों पर बनी फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो रात 12 बजे फोन कॉल पर हॉर्न नहीं बजाने की नसीहत पुलिस देगी और आखिर में 1000 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनकर टीम तैयार कर रही हैं जो यह काम करेगी। सजा के लिए सोशल मीडिया पर भी सुझाव मांगे जा रहे।
18 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राज्य सरकार एक विभाग की शक्तियां दूसरे विभाग को देनी तैयारी कर रही है। इसी में असल में सहकारिता विभाग में गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकारी कोऑपरेटिव डिप्टी रजिस्ट्रार को है, लेकिन अब इसे जेडीए जोन उपायुक्तों को सौंपी जाने की तैयारी है। अभी तक गृह निर्माण सोसाइटियों की अनियमितता, डबल पट्टा आवंटन के मामलों में धारा 55, 56, 57, 58, 59 और 60 के तहत सुनवाई सहकारिता विभाग ही करता है, लेकिन विभाग की शक्तियां जेडीए को देने के बाद जोन उपायुक्त इसकी सुनवाई करने लगेंगे। वहीं इसके विरोध में जयपुर महानगर गृह निर्माण सहकारी समिति महासंघ लामबंद हो गया है। महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन का कहना है कि जयपुर शहर में विकसित योजनाएं गृह निर्माण सोसाइटियों की ही देन है। जोधपुर शहर में इन दिनों चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और शहर में पुलिस गश्त को धत्ता बत्ता चोर आराम से मकानों में सेंध लगा करके फरार हो रहे हैं। शहर के चौपासीन हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 16 में स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश दरबार मंदिर को भी चोरों ने नहीं बख्शा। 2 चोरों ने यहाँ की 2 दान पेटियों को तोड़ा और नकदी चुरा ली। चोरों की यह घटना वहां लगे कैमरों में कैद हो गई है और अब क्षेत्र के लोग मिलकर के सोशल मीडिया पर चोरी की वारदात को वायरल कर चोरों की तलाश में जुटे हुए हैं, ताकि क्षेत्र में भविष्य में होने वाली चोरियों को भी रोका जा सके। भरतपुर की आयशा शर्मा ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए। कल आयशा को अमिताभ बच्चन के सामने टीवी पर खेलते हुए दिखाया गया। आयशा ने सवालों के जवाब देते हुए 6,40,000 रुपए जीते। आयशा का कहना है कि वह इन रुपयों से कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद करना चाहती है। बाकी के बचे हुए रुपयों से वह अपने पति के साथ घूमना चाहती है। आयशा सरकारी टीचर है और कुम्हेर तहसील के सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती है। आयशा के पति धीरज शर्मा भी टीचर हैं। मासूम बच्चे के दिल में छेद होने व ऑपरेशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर 6 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश पीड़ित उनके घर पर की गई, लेकिन वे वहां नहीं मिलते। ऐसे में परेशान होकर के अजमेर के पीड़ित ने परबतसर निवासी आरोपी के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने बताया कि अजमेर के पंचशील नगर निवासी आशीष राजौरिया ने रिपोर्ट देकर के बताया कि साइयों का बाड़िया परबतसर निवासी मोइनुद्दीन सीमा जावेद रुखसन ने उसे विश्वास में लेकर के धोखाधड़ी की और 6 लाख रुपए हड़प लिए। बूंदी जिले के डाबी के पास कोटा उदयपुर हाईवे पर खड़ीपुर में शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हुआ है। अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के श्योपुर जा रही निजी ट्रैवल्स की बस खड़ीपुर के पास पलट गई। हादसे में गंभीर घायल एक बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर डाबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया। मानसून का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बादलों ने राहत बरसाई भी, लेकिन किसान का मन अभी भरा नहीं है। कारण साफ है कि खेत को जितना पानी चाहिए उतनी बारिश नहीं होने से किसान को नुकसान तय है। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में से 7 में अब बरसात का आंकड़ा सामान्य तक नहीं पहुंच पाया और वहीं श्री गंगानगर, बाड़मेर व जालोर तो सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हो सकी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में इस बार फसलों का उत्पादन भी कम होने की आशंका है। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में अनियंत्रित होकर के एक सवारी गाड़ी पलट गई। हादसे में क्रूजर में सवार 12 लोगों को चोटें आई हैं। सभी लोग सराड़ा के डेलवास से बम्बोरा में एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार कुराबड़ के जगत गांव के पास यह हादसा हुआ है और मोड़ पर स्टीयरिंग फेल होने से चालक ने कंट्रोल खो दिया। साथ ही गाड़ी करीब 8 फीट गहरे गड्ढे में जाकर के गिरी और गाड़ी में 13 लोग सवार थे। हादसे में 12 लोगों को चोटें आई। वही सूचना पर कुराबड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 6 लोगों को भर्ती किया गया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। जयपुर जिले के जिला परिषद प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी गई है।
भाजपा ने चोमू के पास बाड़ेबंदी की तो वहीं चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने संभाली है कमान। राजेंद्र राठौड़ प्रभारी के रूप में संभाल रहे हैं जिम्मा, तो वहीं बाड़ाबंदी को दिया गया है प्रशिक्षण का नाम। रोज सुबह करवाई जाएगी प्रार्थना और होगा योग। चलिए रुक कर लेते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर संपार फाटक संख्या 1 के बंद होने से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने विधायक निर्मल कुमावत से भी बातचीत की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार इस फाटक को क्यों बंद किया गया। लेकिन उससे पहले सुनिए हमारे संवाददाता और विधायक निर्मल कुमावत के बीच की बातचीत। तो एक बार इस मामले में आज सुबह लोगों ने मिस्र कॉलोनी के पुराना लोगों ने फाटक बंद करने का विरोध प्रदर्शन किया जी। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई विकास होता है उसमें टेम्परेरी टाइम के लिए अगर कोई अवरुद्ध आता है तो उसमें जनता को सहयोग करना चाहिए, पहली बात। नंबर 2 कि ये फुलेरा की लंबे समय से मांग थी, उसकी पूर्ति कर रही है रेलवे, मगर रेलवे को उसमें वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। और विशेष तौर से जो शमशान की एक प्रॉब्लम आई है मेरे पास, हाँ। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आम लोगों के लिए रास्ता बंद रहे, मगर शमशान के लिए वैकल्पिक रास्ता इनको रखना चाहिए। उसके लिए मैं रियासत और मैं माननीय सांसद साहब से और रेलवे के अधिकारियों से संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बाकी अब कोई विकास के लिए काम के लिए टेम्परेरी अगर कोई अवरुद्ध आता है तो उसको जनता को भी सहयोग करना चाहिए। ऐसे इतना भी नहीं करना चाहिए। कोई काम अगर चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, किसी का लग जाए, कर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? बिल्कुल सही है। ये है, तो ये अपने अच्छे के लिए काम हो रहा है, मगर इसमें राज्य सरकार की विफलता है, आप नोट कर लेना। इन्होंने अभी तक वो अंडरपास की एनओसी नहीं दी, इनको ने तो ये अंडरपास पहले बनाते थे। अच्छा, राज्य सरकार ने अंडरपास की एनओसी नहीं दी। यूडीएच विभाग की अभी तक एनओसी नहीं है इनके पास। हाँ। वो एनओसी आ जाती है तो इनका काम काफी आसान हो जाता है बेचारों का, मगर वो भी राज्य सरकार भी काम ढीला कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है मेरा कहना। कस्बे के मध्य फुलेरा सांबर रेलखंड पर स्थित संपार फाटक के स्थान पर 2 लेन रूट ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते फाटक को बंद किए बिना आगे का निर्माण संभव नहीं हो सकता। इसके लिए संपार फाटक को रोड यातायात के लिए बंद किए जाने का सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी गई। सूचना में बताया गया कि जब तक आरओबी का निर्माण कार्य चालू रहेगा, इस संपार फाटक संख्या 1 के बंद हो जाने से दूसरी ओर की आबादी क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फुलेरा कस्बे के मध्य से रेल लाइन गुजरने से कस्बा 2 भागों में बढ़ गया। पहले भाग में आमजन की सुविधा, वहीं आवश्यक सेवाएं विद्यालय में और अस्पताल, सभी सरकारी मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, पुलिस थाना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित रोजमर्रा की आवश्यक आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाएगी। वही सबसे मुख्य समस्या यह है कि इस ओर सर्व समाज के शमशान घाट स्थित है। ऐसे में दूसरी ओर किसी भी मृत्यु होने पर शव यात्रा शमशान ले जाने का रास्ता संपार फाटक संख्या 1 के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब तो यह भी है कि स्थानीय राजनेता, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों सहित संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों ने इस संपार फाटक को बंद करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए रोष जताया है कि रेल प्रशासन फाटक बंद करने से पहले वैकल्पिक रास्ता या अंडरपास, भूमिगत मार्ग बनाना आवश्यक है। समय रहते आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई तो लाइन के इस ओर रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कार्य चल रहते हैं, परंतु शव को अंतिम संस्कार तक ले जाने की व्यवस्था हमारी संस्कृति के अनुरूप है। वही इस बाबत क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विकास के दौरान अगर कुछ अड़चनें आती हैं तो जनता को सहयोग करना चाहिए। वहीं वर्तमान सरकार पर पलटवार करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक इस कंपनी को अंडरपास निर्माण की एनओसी प्रदान नहीं की, जिसके कारण अंडरपास का निर्माण नहीं हो सका। फिर भी विभाग से बात कर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। फाटक बंद कर दिया, चलो माना उन्होंने सूचना दी, लेकिन हमसे, इनके अधिकारियों से, इनके ठेकेदार से आज से 3 महीने पूर्व बात हुई थी कि इन्होंने ये कहा था कि पहले हम अंडरपास बनाएंगे, उसके बाद में हम फाटक बंद करेंगे, और इन्होंने तुरंत प्रभाव से फाटक बंद कर दी। और फाटक भी ऐसे बंद करी है कि अब ये मान लो कि क्या स्थितियां आप देख रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये आप लोग और ये आप मीडिया ही सजग है जिन्होंने इस चीज़ को हर बार उठाया, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाएँ और ये फाटक वापस खुले और अंडरपास बढ़ने के बाद ये फाटक बंद हो।
वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि जयपुर में जेडीए प्रवर्तन शाखा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आसीन नगर में निर्माणाधीन इमारत सील कर दी गई। भूखंड संख्या 91 ABC और D में कार्रवाई की गई। तो वहीं 5 मंजिला इमारत को हो रहा था अवैध निर्माण। राजस्थान में अभी पेट्रोल के दाम लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और लगभग 108 पॉइंट कुछ रुपए तक पेट्रोल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर पेट्रोल शुद्ध भी ना मिले तो आखिरकार इस पेट्रोल का क्या मतलब, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेट्रोल को लेकर के धोखे होने का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पेट्रोल के अंतर्गत एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जो कि लगभग 60 रुपए के हिसाब से मिलता है। और जब वह इतना सस्ता मिलता है तो आखिरकार पेट्रोल इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है, और ना ही स्लिप के अंतर्गत जो आप पर्ची लेते हैं उसमें इसका कहीं पर भी जिक्र किया जाता है। तो देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट कि आखिरकार कैसे पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मिलावट होने का खुलासा हो रहा है। और बड़ी बात तो इसमें यह है कि एथेनॉल अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो पानी का आकार ले लेता है और पानी का रूप ले लेता है। इससे इंजन को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। यह सब यूएस और अमेरिका वगैरह में चलता है, लेकिन भारत के अंतर्गत जो इंजन बनाए जा रहे हैं उन इंजनों के अंतर्गत ऐसा देखने को नहीं मिलता और इसी के चलते हुए इंजनों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट के आखिरकार किस प्रकार से एथेनॉल उसके अंतर्गत मिलाया जा रहा है। पेट्रोल में धोखे का सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जो पानी बना तो गाड़ियों के इंजन सीज हो गए हैं। इसके लिए यूज होते हैं खास फ्लैक्स फ्यूल इंजन। जोधपुर में पेट्रोल के पानी में बदल जाने का मामला सामने आ रहा है। मामले की जांच में सामने आया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोड़े से पानी के संपर्क में आते ही अपनी संरचना बदल लेता है। पेट्रोल में मिला एथेनॉल पानी बन जाता है और पड़ताल में सामने आया कि भारत में एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री तो शुरू कर दी गई, लेकिन गाड़ियों के इंजन इसके लिए तैयार नहीं हैं। एथेनॉल के लिए खास फ्लैक्स फ्यूल इंजन की ज़रूरत होती है, जो यूएस, ब्राज़ील, कनाडा में उपयोग में लिए जा रहे हैं। भारत में ऐसे इंजन नहीं हैं। यहाँ पेट्रोल 108 रुपये लीटर के ऊपर पहुँच चुका है, तो वहीं एथेनॉल सिर्फ 60 रुपये लीटर आता है। पेट्रोल से सस्ते एथेनॉल के इस्तेमाल से कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। केवल जयपुर या राजस्थान नहीं, देश भर में एथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचा जा रहा है और ये आम ग्राहकों को पता तक नहीं है। पेट्रोल कंपनियां और पेट्रोल पंप संचालक ग्राहकों से पूरे दाम भी वसूल रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल में 10% एथेनॉल होता है, लेकिन ग्राहक को दी जाने वाली रसीद में इसका जिक्र भी नहीं होता। राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने एक बार फिर से राजस्थान का नाम रोशन कर दिया है। आप सभी को बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत उन्होंने दूसरा मेडल भी जीता है और इसी के साथ देश के अंदर वह पहली बेटी भी बन चुकी हैं। आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के अंतर्गत उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और साथ ही राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके नया कीर्तिमान बना दिया है। अवनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत जहां भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, तो वहीं देश में एक अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले अवनी एयर राइफल 10 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ऐसे में किसी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी की जीत के बाद जयपुर में शास्त्री नगर स्थित उनके घर में परिजनों ने नाच गा करके जश्न मनाया और इसी दौरान अवनी के परिवार ने बताया कि वो खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल है। अवनी के दादा जीआर लेखरा ने बताया कि अवनी का जयपुर से टोक्यो तक का सफर काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। अवनी ने हिम्मत और लगातार मेहनत करके सभी बाधाओं को हरा करके कामयाबी हासिल की। 2012 में महाशिवरात्रि के दिन अवनी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसको पैरालिसिस हो गया। तब वह पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन सभी ने उसे हिम्मत दी और उसके माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि वह दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। आसान नहीं है उस लेवल पे मेडल जीतना, तो काफ़ी महीनों से लगातार मेहनत का परिणाम है ये। और
अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो उसका परिणाम पॉजिटिव हो। ऊपर नीचे स्कोर हो रहा था तो उसी के साथ दिल की धड़कनें भी अलग अलग गति से मूव कर रही थी। गूज बम्स आ गए एक दो बार तो बहुत एक्साइटेड था। बहुत खुशी हुई और वो नाम रोशन कर रही है हमारे को खुशी हुई बहुत। इससे क्या वो शुरू से ही ऐसी है कि मैं नाम करना चाहती हूँ सब जगह। और वो एक्सीडेंट हुआ था ना, जब वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, पर हम सब लोग उसको वो प्रोत्साहन करें। तो यही उम्मीद है कि आगे बढ़े और लेके आए और नाम रोशन होए। घर पर ही लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस करती थी, घर पर वो बना रखी है टारगेट, और इसके लिए फिर वो मकान वहाँ लिया जगतपुरा में, जीत से पहले हुई कल को, तभी वो खुश थी। तो मैंने कहा तू ज़रूर गोल्ड जीत के आएगी। ये बड़ी खुशी की बात है, भारत का नाम रोशन किया है उसने, तो ये हमें बड़ी खुशी है इसकी। बहुत उम्मीद थी उससे बहुत टाइम से, बहुत अच्छी लाइक बहुत हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग भी कर रही थी वो बहुत टाइम से। लाइक स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी वो शूटिंग में, लाइक टैलेंट जो होता है ना उस तरीके से था। उसने जो फर्स्ट शॉट मारा था वही इसका बहुत अच्छा था, टारगेट के अंदर था उसका शॉट, जो मोस्टली लोगों का होता नहीं है फर्स्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में घर के बाहर खेल रहे एक 6 साल के बच्चे पर डॉग ने अटैक कर दिया। बच्चे के पैर व हाथ पर काफी जगह पर डॉग ने काट लिया, तो बच्चे के पिता ने इस बात की शिकायत डॉग मालिक से की तो वे आग बबूला हो गए। धमकी देकर बोला कि काट लिया तो क्या करें, अब मुझे फांसी पर चढ़वा दो। बच्चे के पिता ने जयपुर के बजाज नगर थाने में डॉग मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे ही प्रकाश मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने जनता के लिए कई रियायतें देना शुरू कर दी। इसका उद्देश्य अभियान के दौरान इन रियायतों का फायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मकानों के पट्टे लेने और उनसे संबंधित अटके काम करवा सकें। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत करके इतिहास रच दिया। अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं अवनी की जीत के बाद उनके परिवार और जयपुर में खुशी का माहौल भी है। अवनी के दादा GR लेखरा ने बताया कि उनकी पोती ने इतिहास रच दिया है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रदेश के 6 जिलों के जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का शनिवार को रिजल्ट आना बाकी है। पंचायती राज चुनाव के ये रिजल्ट 77 लाख ग्रामीण वोटर्स का सरकार के प्रति कैसा रुझान है, इसका एक मिनी रेफरेंडम होगा। 6 मंत्रियों और 33 विधायकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ का टेस्ट हो जाएगा। इन नतीजों को सरकार के कामकाज पर ग्रामीण जनता का रेफरेंडम माना जाएगा। 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों के 1564 सदस्यों और 200 जिला परिषद सदस्यों के नतीजे आने हैं। सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी के निधन के बाद में अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में राजस्थान में सरकार से एक सिफारिश की गई। अब तक ऐसे केस में मृतक के बेटे, अविवाहित बेटी या मृतक की पत्नी को नौकरी देने का प्रावधान है। इस बार राजस्थान रोडवेज ने ऐसे मामले में मृतक की विवाहित बेटी को नौकरी देने की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार को रोडवेज के MD ने एक पत्र भी लिखा। जयपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार झोटवाड़ा रोड पर अमानिशा नाले में गिर गई है। यह हादसा गुरुवार देर रात को हुआ। इसके बाद शुक्रवार सुबह पुलिया से गुजरने वाले लोगों ने नाले के पानी में जलकुंभी के बीच कार को फंसा हुआ देखा, तब पुलिस को सूचना दी। इसके बाद विद्याधर नगर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबित मांगों को लेकर के 10 सितंबर को
प्रदेश भर के बेरोजगार विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से लिखित समझौता हुआ था। सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारी की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग पूरी नहीं की। अब प्रदेश भर के परेशान बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर सालासर से आ रही है, जहां पर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि जब तक सांस चलेगी तब तक सेवा करता रहूंगा। आखिरकार इस सेवा के संदर्भ में की जा रही है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सालासर में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1,57,00,000 रुपए की लागत से नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत 10% अंशदान संबंधित संस्थान एवं 90% अंशदान गोपालन विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। गोपालन मंत्री शुक्रवार को बालाजी गौशाला संस्थान सालासर में आयोजित कार्यक्रम में चूरू जिले के गौशाला संचालकों व गोपालन विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सेवा का भाव हमेशा से है और गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौशाला संचालकों की मांग पर राज्य सरकार के द्वारा छोटे पशु के लिए 16 से 20 रुपए एवं बड़े पशु के लिए 32 से 40 रुपए अनुदान स्वीकृति किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गौशाला अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल व ऑनलाइन किया गया। साथ ही प्रत्येक गौशाला में 200 गायों की सीमा को घटा करके 100 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदियों के संरक्षण हेतु 1 वर्ष में 9 माह का अनुदान तथा गौशालाओं के लिए 1 वर्ष में 6 माह के अनुदान की जगह 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। गोपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में बीमार पशुओं के उपचार के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है तथा गौशाला विकास योजना अंतर्गत अभियान चला करके गौशाला विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने गौशाला संचालकों को विश्वास भी दिलाया कि राज्य में गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार उदार मन से कार्य करने हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीमार गौवंश के उपचार के लिए माकूल चिकित्सा व्यवस्था, गौशाला भूमि पर अतिक्रमण हटाने एवं गोचर भूमि विकास के लिए गौशाला संचालकों की सहायता से कारगर कदम उठाए जाएंगे। मिला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि हमारे प्रदेश में गौवंश का संवर्धन सुव्यवस्थित हो, उनकी रक्षा हो, और इसी क्रम में अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि राजस्थान के हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला हो, उसकी वो योजना अभी हमने लागू कर दी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। उसमें 1,57,00,000 रुपये एक नंदी गौशाला की यूनिट कॉस्ट रखी है। उसमें 10% अंशदान उस संस्था का होगा और 90% अंशदान गोपालन विभाग का होगा। साथ ही उसको चलाने के लिए जो भी अनुदान दिया जाता है गौशालाओं को, वो 6 महीने दिया जाता है। नंदी गौशाला जो निर्माण होगी, जब वो शुरू होगी तो उस पर 6 महीने की जगह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अनुदान 9 महीने देने का प्रोविज़न किया है। इस कोरोना महामारी में जो क्राइसिस है फाइनेंस की, उसके बाद भी। तो मैं आपको ये प्रदेश की जनता, जितने भी हमारे गौशालाओं के जो प्रतिनिधि जो गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गायों के लिए पूरे संवेदनशील हैं। पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो अनुदान शुरू किया था वो भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया था, और अभी जब सरकार आई तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमने गोपालन विभाग की तरफ से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में गोरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जयपुर में। उसमें तमाम प्रदेश के लगभग 4-5 हज़ार गौ सेवक प्रतिनिधि पधारे संस्थाओं के। उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने ये भावना रखी थी कि भाई जो आज गौवंश की जो हालात हैं, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्यथित हूँ। आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप हमें मार्गदर्शन दें, सरकार को सुझाव दें, गोपालन विभाग को सुझाव दें कि इनका संवर्धन कैसे अच्छा हो सकता है। उन लोगों ने जो मांग रखी थी, पहले उनकी मांग थी कि साहब महंगाई बढ़ गई, अनुदान बढ़ना चाहिए, तो अनुदान मिलता था बड़े जानवर को, उसको मिलाकर 40 रुपये किया, और उसके बाद में अभी नंदी गौशाला योजना लागू की। बहुत सी गौशालाएं ऐसी है जिनके अनुदान है ना सरकारी, वो बंद है, उनकी दयनीय स्थिति है, वो बंद होने के। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है गौ निधि के जो नियम हैं, उस नियम को जो संस्था फुलफिल करती है
उन हर गौशालाओं को राजस्थान गोपालन विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। फिर भी आप जो बता रहे हैं तो आप हमारे व्यक्तिगत आप उन गौशाला वालों को कहते हैं वो मेरे को एप्लीकेशन दें, उसको हम एग्जामिन करा लेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं धौलपुर जिले की और जहां पर आप सभी को बता दूं कि चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए की लूट करने में कामयाब हो गए, साथ ही साथ फरार होने में भी वह कामयाब रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीमाई रोड पर दो बदमाश एक दुकानदार को चकमा देकर के हजारों रुपए की चोरी करने में सफल हो गए हैं। दुकानदार के पास रखी पैसों की पेटी की बदमाश उठा करके ले गए, जिसमें करीब 15,000 रुपए व दुकानदारी से जुड़े कागजात व बैंक पासबुक भी थी। दरअसल मामला यूं है कि निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीमाई रोड पर पीड़ित दिनेश गर्ग तेल मिल की दुकान संचालित करता है। पीड़ित ने बताया कि वह दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसकी दुकान पर बाइक सवार दो युवक आते हैं, जिस पर एक युवक बाइक पर ही बैठा रहता है और दूसरा युवक एक बोतल लेकर के 1 लीटर तेल देने की बात कहता है, जिस पर दुकानदार युवक बोतल को लेकर के अंदर तेल भरने जाता है। इतनी देर में ही युवक बाहर रखी पैसों की तिजोरी को उठा करके वहां से भाग निकले। जब दुकानदार वापस बाहर की तरफ आया तो देखा दोनों ही युवक वहां से गायब थे, वह उसकी तिजोरी वहां से गायब थी। इस पर दुकानदार ने शोर मचाया और उनको भागते देख उनके पीछे भाग करके पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु दोनों युवक बाइक पर बैठ करके चंपत हो गए और दुकानदार ने यह घटना अपने पड़ोसी दुकानदारों को बताई। उसके बाद घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी, जिस पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जांच पड़ताल कर क्षेत्र में बदमाशों के पकड़ने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया गया, परंतु पुलिस को उसमें कोई सफलता हाथ नहीं हुई है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी तिजोरी करीब 15,000 की नकदी व उधारी बही खाता व बैंक की पासबुक रखे हुए थे। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कि शीघ्र बदमाश को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने का प्रयास अभी किया जा रहा। 7:20 की बात है जी। दो लोग आए, दो मतलब 20 से 22 साल की उम्र है उनकी दोनों की। एक उतर के आया है इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में से बोतल लेके आया है। उन्हें तेल का भाव पूछा है, उन्होंने कि कितना लोगे का 1 किलो ला दो। मैं लेके चला हूँ, पीछे मुड़ के तेल लेने के लिए लौट के आया हूँ तो मुझे पेटी मिली नहीं है, मुझे बोतल हाथ में जाएगी, तोल भी नहीं पाया हूँ। फिर मैंने देख लिए जाते हुए तो अल्लाह मचाया, अल्लाह से क्या हो रहा है मोटरसाइकिल से मैं तो भागते हुए दिख गया, पीछा भी किया है उनका, मिले नहीं। वहीं आप सभी को बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक बार फिर से गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत एमकॉम बीएडीएम के लिफाफे के अंतर्गत उर्दू का पेपर मिला है। आखिरकार ये पेपर उसके अंतर्गत कैसे पहुंचा, इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पेपरों की अदला बदली हो रही है और आखिरकार कैसे ये घपला देखने को मिल रहा है राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लगातार तीसरे दिन भी गड़बड़ी मिली है। झुंझुनू के राधेश्याम आर मोरारका कॉलेज में गुरुवार को सुबह 7 बजे की पारी के एग्जाम में एमकॉम बीएडीएम के लिफाफे में एमए उर्दू का पेपर निकला है। हालांकि शिक्षकों की सतर्कता से लगातार दूसरे दिन एमए का पेपर आउट होने से बच गया। हर पेपर 2 लिफाफे में आते हैं। कॉलेज प्रशासन ने जब तक लिफाफा खोला तो दूसरे खाकी रंग के लिफाफे पर एमए उर्दू लिखा था। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी तो पास के ही जेबी शाह कॉलेज से 6 पेपर मंगवा करके 10 मिनट की देरी से एग्जाम शुरू करवाए। एमएससी फाइनल जुजाजी के 6ठे पेपर में 10 की जगह सिर्फ 3 सवाल पूछे गए, जिससे स्टूडेंट्स परेशान हुए। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक संदीप शर्मा ने बताया कि परीक्षा से ठीक पहले जब अकाउंट रजिस्टर से मिलाकर के एमकॉम बीएम स्टॉक एक्सचेंज कोड 5142 पेपर के लिफाफा खोला तो उसमें लिफाफे के अंदर एक खाकी रंग का लिफाफा निकला। इस पर एमए उर्दू का हिस्ट्री उर्दू कोड 6227 लिखा हुआ था। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रण को दी और लिफाफे को सुरक्षित रख दिया गया। वही खबर दौसा जिले से जहां पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बांदीकुई में जिला स्तरीय एथलेटिक्स संघ दौसा के द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
बांदीकुई संत फ्रांसीसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुक्रवार को जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से एथलेटिक्स ट्रायल प्रतियोगिता प्रायोजित हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि उप पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, डॉक्टर सुनील कुमार कट्टा व सिस्टर नीलिमा रहे हैं। ट्रायल प्रतियोगिता में एथलेटिक की विभिन्न इवेंट्स करवाई गई, जिसमें जिले के 175 खिलाड़ियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1500 मीटर, 10 किलोमीटर की क्रॉस एंट्री, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद सहित अन्य इवेंट हुए हैं। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार कट्टा रहे। विजेता को मेडल बनाकर के सम्मानित भी किया। उप विजेता को संत फ्रांसिस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर नीलिमा ने सिल्वर मेडल पहना करके सम्मानित किया। तो इसी मौके पर राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष महेश सैनी, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष ईशांत व सचिव नरेंद्र सैनी सहित प्रतियोगिता के सफल निर्णायक शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने जन समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ जन समस्याएं सुनने के बाद में पौधा रोपण भी उन्होंने किया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं और गांव में लोगों की समस्याएं सुनकर के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। विधायक सुरेश टांक ने छोटा लांबा और गांव में पौधारोपण किया और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार होता है तथा पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने बच्चों की तरह उन पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। गरीब महिला की सहायता से कदम भी बढ़ाया गया है। छोटा लांबा गांव में सभी मकान पक्के थे और एक गरीब विधवा महिला का मकान कच्चा था, जिस पर गरीब विधवा महिला ने विधायक के सामने आकर के मकान बनाने की मांग की। तो विधायक सुरेश टांक ने छोटा लांबा गांव में एक गरीब विधवा महिला के पक्का मकान नहीं होने पर 21,000 की सहायता राशि प्रदान करते हुए जन सहयोग से विधवा महिला के पक्का मकान बनवाने की पहल शुरू की और राशि एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। विधायक सुरेश टांक ने झिरोता, सरवर, गुजरवाड़ा, बोराड़ा, डबरेला, कोटड़ी आदि गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान छोटा लांबा सरपंच कानाराम मेघवंशी, मंडावरिया सरपंच राजबाला चेतन सकलोजा सहित पूर्व सरपंच प्रधान रवि रश्मि पारेख सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन 6 सितंबर को मनाया जा रहा है और इसी बीच इनको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से दौसा जिले के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर विधायक जिया खटाना और गीता खटाना दोनों ही तैयारियों के अंदर जुट गए और लगभग 5,000 पौधे लगाने की बात उनके जन्मदिन के अवसर पर चल रही है। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांदीकुई में 6 सितंबर सोमवार को विधायक जीआर खटाना एवं पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना के नेतृत्व में 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक जीआर खटाना ने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी व कार्यकर्ता सफल आयोजन के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसा ही पहली बार होगा जब किसी नेता के जन्मदिन पर एक साथ 5,000 वृक्षारोपण किए जाएंगे। वहीं आप सभी को बता दूं कि जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसके अंतर्गत वह ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। ट्रेन के अंदर सफर करने के दौरान उन्होंने केवल अंडरवेयर और बनियान पहन करके लॉबी के अंदर घूमते हुए नजर आए और लोगों ने जब उन्हें टोका और कहा कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, तो उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और इसी को लेकर के वहां पर हंगामा देखने को मिला है चलती ट्रेन के अंतर्गत। आखिरकार देखिए पहले फुटेज की, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ पहन रखा था और क्या कुछ हंगामा इसके अंतर्गत होता हुआ नजर आया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। वे गुरुवार की रात पटना से नई दिल्ली जा रही 02309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। इसी दौरान वे ट्रेन में सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में टहलते हुए नजर आए हैं। यात्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई तो उनसे गाली गलौज भी करने लगे। विधायक ने चलती ट्रेन में खूब हंगामा किया। यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन में एस्कॉर्ट्स कर रही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची।
समझाने के बाद विधायक अपने A1 कोच के कूपे में चले गए। टॉयलेट से लौटे तो कपड़े उतरे हुए थे। विधायक गोपाल मंडल और उनके साथी सीट नंबर 13, 14 और 15 पर सफ़र कर रहे थे। वे टॉयलेट से लौटे तो सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में थे। इस पर 22-23 नंबर सीट पर बैठे यात्री प्रहलाद पासवान ने आपत्ति जताई। पासवान अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, ऐसे आपको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर विधायक ने गलती मानने की बजाय बहस शुरू कर दी। राजधानी जयपुर के अंदर मनचले जो लगातार स्कूल, कॉलेज और कई मॉल्स वगैरह के आगे हॉर्न बजाते हैं और हॉर्न बजा करके लोगों को परेशान करते हैं, इन्हीं को लेकर के अब जयपुर की पुलिस सतर्क होती हुई नजर आ रही है और ट्रैफिक पुलिस जयपुर के अंदर नो हॉकिंग जोन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत बिना मतलब के हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को 3 चरणों में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले तो समझाइश देकर के छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी बार भी अगर वह पाया गया तो उसे 1 घंटे की मूवी भी दिखाई जाएगी यातायात के अंतर्गत और आधे घंटे तक उसे रोका भी जाएगा। और इसके अंतर्गत साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 1000 रुपए तक के जुर्माने की बात भी सामने आती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार देखिए कि आखिरकार किन किन बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस शहर में नो हॉकिंग जोन की तैयारी में है। स्कूल, मॉल, अस्पताल और चिन्हित जगहों पर हॉर्न बजाने वाले लोगों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कार्रवाई भी होगी। पुलिस 3 चरणों में कार्रवाई करेगी। पहली बार हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर जिम्मेदार को समझाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े गए तो मौके पर ही आधा घंटा खड़ा रखा जाएगा और तीसरी बार हॉर्न बजाते पकड़े गए तो यादगार में 1 घंटे की ट्रैफिक नियमों पर बनी फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो रात 12 बजे फ़ोन कॉल पर हॉर्न नहीं बजाने की नसीहत पुलिस देगी और आखिर में 1000 रुपये का चालान भी काटा जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनकर टीम तैयार कर रही हैं जो यह काम करेगी। सजा के लिए सोशल मीडिया पर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।